So in this video, we'll discuss a very interesting chapter, chapter number 4, the Mughal Empire. So students, the Mughal Empire was founded by Zahiruddin Muhammad Babur. In short, you can say Babur. मुगल एम्पायर को फाउंड करने वाले कौन थे? बाबर. बच्चा ये जो टर्म है मुगल, ये कहाँ से आया है? तो इसके ट्रेसेस मिलते हैं आपको बाबर की एंसेस्ट्री में. जो बाबर थे वो मदर साइड से किसको बिलोंग करते थे बच्चा? चंगेज़ खान के कोई फैमिली वंशज थे ना. और फादर साइड से ये थे टर्को मंगोल तैमूर के फैमिली से. ठीक है. मदर साइड से जो बाबर थे वो चंगेज़ खान की एंसेस्ट्री से बिलोंग करते थे और पापा की साइड से ये कहाँ से बिलोंग करते थे? टर्को मंगोल तैमूर साइड से. तो यहाँ से आया है बच्चा ये वर्ड मुगल. है बात समझ में? अब बाबर के अगर हम रीन को पढ़ेंगे तो कब से कब तक की रीन को पढ़ेंगे? 1526 से 1530 को. पर पहले हम इनका बचपन भी देखेंगे. बाबर जो थे उनको बहुत ही यंग एज में फरगना मिला. ठीक है. इनहेरिट करना मतलब जो अपने पापा दादाजी की प्रॉपर्टी जो होती है उसको आपको मिलना क्या होता है? इनहेरिट करना. तो जो बाबर थे उनके पास एक सेंट्रल एशियन किंगडम थी जिसका नाम था फरगना. बहुत ही यंग एज में ये इनको मिल गई थी. पर जो उज़्बेक ट्राइब थी उन्होंने बाबर को उस जगह से बाहर निकाल दिया. थोड़े टाइम वो यहाँ वहाँ घूमते रहे और फिर उन्होंने काबुल को कैप्चर किया 1504 में. उसके बाद उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया और इब्राहिम लोदी को डिफीट किया. कहाँ पर? पानीपत में. कब? 1526 में. इसके बाद बाबर ने दिल्ली ऑक्यूपाई किया, आगरा ऑक्यूपाइड किया, आगरा को अपनी कैपिटल बना लिया और यहीं से मुग़ल एम्पायर की बिगिनिंग होती है इंडिया में. ठीक. कोई बात फिर से एक बार सुनना. बाबर को इनहेरिट हुई थी, उसको अपने दादा पापा से मिली थी एक एशियन किंगडम, सेंट्रल एशियन किंगडम जिसका नाम था फरगना. बहुत ही यंग एज में उज़्बेक्स ने उसे वहाँ से भगा दिया. थोड़े टाइम यहाँ वहाँ घूमता रहा. फिर उसने काबुल को कैप्चर किया 1504 में. 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हराया, इंडिया पे को अटैक किया, है ना. इंडिया पे अटैक किया, इब्राहिम लोदी को हराया और क्या क्या ऑक्यूपाई कर लिया? दिल्ली एंड आगरा. आगरा को अपनी कैपिटल बनाया और यहीं से मुग़ल एम्पायर की शुरुआत होती है. ठीक. कोई बात. बाबर ने किस किस की फोर्सेस को हराया था बच्चा? राणा सांगा ऑफ मेवाड़. राणा सांगा ऑफ मेवाड़. हिज एलाइज एट खानवा इन 1527. उसके बाद उसने चंदेरी के राजा को 1528 में हराया. फिर अफगान चीफ जो बंगाल और बिहार के थे उनको 1529 में हराया और 1530 में उसकी डेथ हो गई. तो बाबर ने पहले राणा सांगा और उनके एलाई जो कि खानवा में थे 1527 में उनको हराया. 1528 में चंदेरी के राजा को हराया, चंदेरी चीफ को हराया. उसके बाद बंगाल बिहार के अफगान चीफ को भी हरा दिया 1529 में और 1530 में खुद बाबर की डेथ हो गई. बिफोर ही कुड स्ट्रेंथन हिज होल्ड ओवर हिज कॉन्क्वेस्ट. ये जितनी चीज़ें जीती थी वहाँ पर वो कंसोलिडेशन कर पाता उसके पहले ही क्या हो गई बेटा? उसकी डेथ हो गई. बाबर को टर्किश लैंग्वेज आती थी और पर्शियन लैंग्वेजेस भी आती थी. उसने अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड किया है तुज़ूक बाबरी में विच इज़ रिगार्डेड एज क्लासिक. ठीक है. तो जो बाबर थे उन्हें टर्किश और पर्शियन लैंग्वेज आती थी. उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है जिसे तुज़ूक बाबरी बोलते हैं जो कि एक क्लासिक बुक है. बिफोर हिज डेथ बाबर की जब तक डेथ नहीं हुई थी तब तक बाबर ने अपने जो एल्डेस्ट सन थे हुमायूं उनको अपने हायर की तरह चुन लिया था. ठीक है. पहले ही चूज़ कर लिया था कि भाई मेरी डेथ के बाद मेरा ये बेटा ही नेक्स्ट किंग होगा. बाबर इंस्ट्रक्टेड हुमायूं टू हैंड ओवर सम प्रोविंसेस टू द यंगर प्रिंस कामरान, अस्कारी एंड हिंदाल. बाबर ने हुमायूं को पहले ही समझा दिया था कि तुम्हें तुम्हारी थोड़ी सी किंगडम कामरान को देनी है, अस्कारी को देनी है, हिंदाल को देनी है. ठीक है. इन इंडिया सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज बेस्ड ऑन प्रीमोनिचर. बेटा अगर हम इंडिया में सक्सेशन की बात करें तो सक्सेशन जो होता है इंडिया में थ्रोन का वो किस पे बेस होता है? प्रीमोजेनिचर पे. किस पे बेस्ड होता है? प्रीमोजेनिचर. समझ में आई बात? प्रीमोजेनिचर में क्या होता है? जो मोनार्क है, जो राजा है, उसका जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन होगा, अगर वो जो सबसे बड़ा बेटा होगा अगर वो जिंदा होगा तो उसी को थ्रोन मिलेगा. ये इंडियन सिस्टम है. क्या बोलते हैं इसको? प्रीमोजेनिचर. ठीक. कोई बात.
तो जो बाबर थे वो हुमायूं को अपना हायर घोषित कर चुके थे। उन्होंने बोल दिया था हुमायूं कामरान को, अस्कारी को और हिंदाल को थोड़ा थोड़ा पार्ट दे देना। अगर हम इंडियन सक्सेशन की बात करें तो इंडियन सक्सेशन में प्रीमोजेनिचर का सिस्टम है, जिसके थ्रू राजा के बड़े बेटे को ही क्या मिलता है, खिताब मिलता है। खिताब मतलब ताज मिलता है। मुगल्स फॉलोड द ट्रेडिशन सेट बाय चंगेज खान। पर जो मुगल्स थे वो कौन सा ट्रेडिशन मानते थे बच्चा, चंगेज खान वाला। हु नॉमिनेटेड एज इज हायर द मोस्ट डिजर्विंग एमंग। तो चंगेज खान ने क्या सिस्टम चालू किया था कि मैं सबसे बड़े बेटे को नहीं दूंगा, जो भी इन 4-5 जितने भी बच्चे उनमें सबसे ज़्यादा डिजर्विंग होगा मैं उसको ताज दूंगा। ऐसा किसने स्टार्ट किया था, चंगेज खान। और कहीं कहीं इन्हें गेंगिस खान भी बोलते हैं। ठीक कोई बात। तो जो चंगेज खान का सिस्टम था उसमें सन हो, ग्रैंडसन हो या कोई और मेल रिलेटिव हो, जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग होगा उसको थ्रोन मिलेगा। द मुगल थ्रोन वॉज थस कंटेस्टेड बाय ब्रदर्स एंड मेल रिलेटिव्स। तो जैसे ही किसी राजा की डेथ होती या थ्रोन के ट्रांसफ़र होने की बात होती तो सारे ब्रदर्स में, मेल रिलेटिव्स में एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता कि भाई आई एम द बेस्ट, मैं डिजर्व करता हूँ। हेंस वॉर्स ऑफ सक्सेशन वर कॉमन। और इसीलिए वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत कॉमन था। हमारे इंडियन में ये सिस्टम ही ख़त्म था। अगर आप बड़े बेटे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको ही मिलना है, तो छोटा कभी कुछ कोशिश नहीं करता था, उसको लगता था ये बड़ा है इसी को मिलने वाला है। ठीक है, पर मुगल में हम लोगों ने देखा कि भैया वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत कॉमन था, ऑफन रिजल्टिंग इन फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड मतलब ब्रदर किलिंग ब्रदर, जो भाई भाई को मारता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रेट्रीसाइड। और ये बहुत कॉमन था मुगल्स में। अब बाबर के बाद आएंगे हुमायूं। पहले इन्होंने रूल किया 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 56 तक। यहाँ ये 10 ईयर रूल कर पाए, यहाँ पर 1 ईयर रूल कर पाए। जब किंग बने कौन, हुमायूं। बच्चा हुमायूं को बहुत सारी राइवलरी फेस करनी पड़ी। ठीक है, वो राइवलरी उनको ब्रदर से भी मिल रही थी, दूसरे रिलेटिव से भी मिल रही थी, जिनको थ्रोन चाहिए था। ठीक है, प्रीमोजेनिचर में पता है कि बड़े बेटे को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर चंगेज खान के सिस्टम में तो, गंगेज खान के सिस्टम में तो क्या था बेटा कि जो भी लायक होगा, डिजर्विंग होगा, उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रदर्स भी लड़ रहे हैं, मेल रिलेटिव्स भी लड़ रहे हैं। और इस तरीके से हुमायूं का जो रूल था वो फुल ऑफ राइवलरी था। मतलब वो हमेशा जो अपना घर के लोग थे उनको ही शांत करने में लगा रहा। ही हैड अदर राइवल्स टू। घर वाले लोग तो राइवल बन ही गए थे, दूसरे राइवल भी थे। पहले थे अफगान, शेर शाह सूरी, रूल बिहार एंड बंगाल। पहले अफगान के शेर शाह सूरी जो बिहार और बंगाल पे रूल कर रहे थे। दूसरे थे बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात, जिनको भी हुमायूं ने सबड्यू किया हुआ था। तो घर में भी लोग आपके अपोज में हैं, बाहर भी दुनिया आपके अपोज में है। तो हुमायूं की लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम तो थी। तो बच्चा हुमायूं को शेर शाह ने हरा दिया चौसा में 1539 में, और फिर कन्नौज में फिर हराया 1540 में। शेर शाह ने हुमायूं को हराया चौसा में 1539 में, फिर 1540 में फिर हरा दिया। और इस तरीके से हुमायूं को यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया गया, है ना। 1555 में हुमायूं ने वापस से दिल्ली को रिकैप्चर किया, आगरा को रिकैप्चर किया। किसकी हेल्प से, एक पर्शियन रूलर की हेल्प से। और वो जो रूलर थे उनका नाम था तहमास्प, जो सफविद डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया, चौसा में हराया, फिर कन्नौज में हराया, हुमायूं बाहर चले गए। 1555 में वो वापस आए, उन्होंने दिल्ली आगरा को कैप्चर किया। किसकी हेल्प से, पर्शियन रूलर शाह तहमास्प, जो कि सफविद डायनेस्टी से थे। Thus he restored मुगल रूल इन इंडिया। और फिर से मुगल रूल रिस्टोर हुआ इंडिया में। अब सूर सल्तनत को हम पढ़ेंगे कि जब तक भाई हमारे हुमायूं बाहर थे 40 से लेके 1555 तक, इस पीरियड में, इस 15 ईयर में किसने रूल किया, तो इस 15 ईयर में रूल किया सूर सल्तनत ने। किसने, सुर सल्तनत ने। तो सूर सल्तनत में फर्स्ट हम पढ़ेंगे शेर शाह को 1540 से 45, 5 ईयर रूल रहा किसका बच्चा, शेर शाह का। इन्होंने हुमायूं को डिफीट किया 1540 में। उसके बाद में रूल करना स्टार्ट कर दिया। किसका रूल स्टार्ट हो गया, सूर डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो गया आगरा में। इसने 45 तक रूल किया।
बहुत कम टाइम तक रूल कर पाया उसने अपने एम्पायर को, बंगाल, इंडस तक लेके गया, कश्मीर को कैप्चर या एक्वायर नहीं कर पाया। ठीक हुई बात। तो बंगाल से इंडस तक रूल था किसका? शेरशाह का। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एफिशिएंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसने बहुत बढ़िया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारे रोड्स बनाए, कॉइन को स्टैंडर्डाइज किया, वेट को स्टैंडर्डाइज किया और मेजर को स्टैंडर्डाइज किया। वेट करने के तरीके, नापने के तरीके को इसने स्टैंडर्डाइज कर दिया, सबकी तरह एक जैसा बना दिया, रोड बनाई। कश्मीर को छोड़ के बंगाल से इंडस तक का रीजन ही सीखा था किसका? शेरशाह का। शेरशाह की डेथ हो जाती है 1545 में। जो इसकी डायनेस्टी होती है वो रूल करती रहती है कब तक? जब तक हुमायूं दोबारा इंडिया में नहीं आ जाता 1555 तक। ठीक कोई बात। चलो अब हम देखेंगे हमारे अकबर को। हुमायूं के बेटे अकबर पहले थे कौन बच्चा? बाबर। बाबर के बेटे हुमायूं और हुमायूं के बेटे अब किसको पढ़ेंगे? अब अकबर को। 56 से 1605, 1556 से 1605। हुमायूं की डेथ होती है 1556 में। वो पुराना किला दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी से नीचे उतर रहे थे और उतरते टाइम वो गिर गए, तो उनकी हो गई डेथ। उनका जो बेटा था जिसका नाम था अकबर, वो उस टाइम से 14 ईयर का ही था, मात्र 14 साल का था, और उसको क्राउन करना पड़ा जल्दी जल्दी में। हुमायूं के जो ट्रस्टेड ऑफिसर थे जिनका नाम था बैरम खान, उन्हें रीजन बना दिया गया किसका? अकबर का। रीजन का मतलब क्या होता है? A person who rules on behalf of minor monarch. What is the meaning of regent? What is the meaning of regent? A person who rules on behalf of minor monarch. एक माइनर अंडर 18 कोई monarch है, राजा है, तो उसके बिहाफ पे रूल करने वाले को आप रीजेंट बोलते हो। तो बैरम खान रीजेंट थे किसके? अकबर के, क्योंकि अकबर जिस टाइम उन्हें थ्रोन मिला सिर्फ 14 ईयर के ही थे। तो बच्चा हुमायूं की डेथ कब हुई? 1556 में। वो लाइब्रेरी से गिर गए ना, जो लाइब्रेरी से नीचे उतरते टाइम गिर गए। पुराना किला में थी ये लाइब्रेरी, पुराना किला बोले तो दिल्ली। जैसे बेटा अकबर किंग बनता है तो हेमू अ जनरल ऑफ सू डायनेस्टी, सू डायनेस्टी जो कि अकबर के पहले रूल कर रही थी, है ना। देखो क्या हुआ था, हुमायूं रूल कर रहे थे, हुमायूं को बाहर भेज दिया गया, तो उस बीच जो 15 ईयर का पीरियड था उसमें सू डायनेस्टी रूल करने लगी थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर 1555 में कौन वापस आ गए? हुमायूं वापस आ गए, और फिर सू डायनेस्टी एक कोने में इकट्ठा होकर रह गई। तो सू डायनेस्टी का ही एक जनरल था जिसका नाम था हेमू, उसने अटैक किया किसके ऊपर बेटा? अकबर के ऊपर, मतलब अकबर की सल्तनत के ऊपर। तो हेमू किसका जनरल था? सू डायनेस्टी का जनरल था, जिसने अकबर के ऊपर अटैक किया, आगरा और दिल्ली के ऊपर अटैक किया। इसी ईयर में 1556 में बैरम खान ने हेमू को हराया भी और मार भी दिया। और कहाँ पर? बैटल ऑफ पानीपत में। बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई? बैरम खान और हेमू के बीच में हुई। हेमू किससे था? सू डायनेस्टी का जनरल था। और वापस से जब बैरम खान ने हेमू को मार दिया तब रीऑक्यूपाई कर लिया दिल्ली और आगरा को अपने अकबर के लिए। ठीक हुई बात। बैरम खान कौन थे? रीजेंट थे अकबर के, जिन्होंने अकबर के दिल्ली और आगरा को हेमू से वापस लिया और उसे मार दिया। अकबर सून ग्रू इम्पेशेंट ऑफ बैरम खान्स डोमिनेशन, पर जैसे जैसे अकबर बड़े होते गए वो थोड़ा सा इम्पेशेंट होते गए टुवर्ड्स बैरम खान। ही परसुएडेड बैरम खान टू गो ऑन पिलग्रिम टू मक्का। जो बच्चा बड़ा होता है, स्पेशली 17, 18, 19 ईयर में होता है, तो उसे किसी का कंट्रोल पसंद नहीं आता, और बैरम खान हद से ज़्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश करते थे अकबर के ऊपर। तो अकबर ने उनको बोला कि ठीक है सर, अब आपको मक्का हो आना चाहिए तीर्थ यात्रा पे, तो आप जाओ मक्का। तो बैरम खान चले जाते हैं। ऑन हिज वे टू मक्का, जब वो मक्का जा रहे होते हैं तो गुजरात में बैरम खान का मर्डर हो जाता है। अकबर देन टुक ओवर द रीन्स ऑफ गवर्नमेंट, और फिर यहाँ से भाग दौड़ पूरी अकबर अपने हाथ में ले लेते हैं। अकबर बॉट मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल, बहुत सारा इंडिया अकबर ने अपने कंट्रोल में किया। थ्रू कॉन्क्वेस्ट, थ्रू अलायंस, किसी से लड़के, किसी से अलायंस बना के। उनकी राइवलरी किसके साथ भी थी बेटा? मिर्ज़ा हाकिम के साथ, जो कि उनके ब्रदर ही थे।
तो जब वो अपने भाई के साथ लड़ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ना। तो ही हाउएवर हैड टू ओवरकम द राइवलरी ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम से भी उन्हें जीतना है, उसकी राइवलरी को भी ओवरकम करना है। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज reign he faced a revolt by his son सलीम। तो इन्होंने, अब हम देखेंगे अकबर के कॉन्क्वेस्ट जीत। 1560s में जो अकबर की आर्मी थी उसने मालवा जीता और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट भी जीत लिए। अकबर ने कैप्चर किया बच्चा काय को, चित्तौड़ को। चित्तौड़ उस टाइम किसके पास था? राणा उदय सिंह के पास था। मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पास उस टाइम चित्तौड़ था, चित्तौड़ छीन लिया इनसे। फिर 1576 में इन्होंने उदय सिंह, राणा उदय सिंह के जो बेटे थे महाराणा प्रताप, उन्हें भी हराया हल्दी घाटी में। दो डिफीटेड राणा प्रताप हार तो गए पर वो अपने हॉर्स जिसका नाम था चेतक, राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, उस पे वहाँ से उस टाइम तो भाग गए, पर बाद में उन्होंने अकबर के साथ पूरा जीवन लड़ाई की। किसने? महाराणा प्रताप। फिर आया टाइम 1570 का, तो अकबर ने गुजरात जीता, बंगाल जीता, उड़ीसा जीता। 1570 में अकबर ने गुजरात, बंगाल, उड़ीसा जीत लिया। Thus he won control over गुजरात ओवरसीज ट्रेड। देखो गुजरात से उस टाइम में भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था जिसे हम ओवरसीज ट्रेड बोलते हैं। किसके साथ होता था बच्चा? अरब के साथ, यूरोपियंस के साथ। और बंगाल से जो ओवरसीज ट्रेड हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, ये सब भी अब किसके कंट्रोल में आ गया बच्चा? अकबर के कंट्रोल में आ गया। गुजरात जीता तो गुजरात के साथ किसका ट्रेड आया? अरब और यूरोप का। बंगाल जीता तो बंगाल से किसके साथ ट्रेड कर रहे थे हम? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। तो अब इस पूरे ट्रेड पे राइट किसका आ गया बेटा? अकबर का। इसके अलावा अगर हम अकबर के कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो है काबुल, कश्मीर, सिंध, कांधार। कहाँ पे और जीत किया इसने? काबुल, कश्मीर, सिंध, कांधार। दिस कॉन्क्वेस्ट लेड टू क्लोजर ट्रेड। अब इतना पास में वो पहुंच गया था सेंट्रल एशिया के कि यहाँ से हमें ट्रेड में और ज़्यादा हेल्प मिलने लगी सेंट्रल एशिया के साथ, पर्शिया के साथ। एंड ऑल मेड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर सिक्योर, और हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर सिक्योर भी हो गए। ठीक हुई बात। तो अब कहाँ पर पहुँच चुका है हमारा अकबर? काबुल, कश्मीर, सिंध और कांधार। और ये जो जीत थी इससे दो फायदे हुए, एक तो सेंट्रल एशिया और पर्शिया के साथ ट्रेड आसान हो गया, दूसरा हमारी बॉर्डर्स भी सिक्योर हो गई। अगर हम डेक्कन की बात करें, साउथ की बात करें हमारे इंडिया के, तो बहमानी किंगडम ब्रोकन इनटू 5 सेपरेट किंगडम। इस टाइम तक बहमानी किंगडम टूट के 5 किंगडम बन गई थी। पेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार। कौन कौन सी 5? पेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार। पूछा जाएगा 1 मार्क क्वेश्चन में, बहमानी किंगडम डिवाइडेड इनटू 5, नेम द 5 किंगडम्स। तो क्या लिखोगे? पेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार। अकबर conquered पार्ट ऑफ नॉर्दर्न डेक्कन इंक्लूडिंग अहमदनगर। पूरा के पूरा पार्ट अकबर ने जीत लिया इंक्लूडिंग अहमदनगर। जब अकबर अपनी पीक पे था बच्चा, तो जो अकबर का एम्पायर था वो हिमालय से कश्मीर तक, नॉर्थ में हिमालय से कश्मीर तक, फ्रॉम द हिमालय एंड कश्मीर इन द नॉर्थ एंड रिवर गोदावरी इन द साउथ, फ्रॉम कांधार इन द वेस्ट एंड बंगाल इन द ईस्ट। वेस्ट में कांधार तक, ईस्ट में बंगाल तक, साउथ में गोदावरी रिवर तक, और नॉर्थ में हमारा हिमालय और कश्मीर। ये सब कुछ किसके पास ही था? अकबर के पास था। फिर से अगर मैं बताऊं, एट इट्स पीक, जब अकबर का पीक था तो उसके पास कौन कौन से रीजन थे बेटा? हिमालय और कश्मीर नॉर्थ का, साउथ में गोदावरी रिवर तक, कांधार वेस्ट में कांधार तक, ईस्ट में बंगाल तक। डिप्लोमेसी, अगर डिप्लोमेसी की बात करें हम अकबर की, तो अकबर बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने सारे रिलीजन, सारे धर्मों के प्रति टॉलरेंस दिखाई। ठीक है, ही वॉज वेरी टॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल रिलीजन एंड क्लेवरली वॉन ओवर अदर रूलर्स। और होशियारी से उन्होंने सारे राजाओं को जीत लिया, स्पेशली पावरफुल राजपूत्स को। राजपूत के साथ उन्होंने मैरिज अलाइंसेस किए और उन्हें हाई पोस्ट दे दी अपने ऑफिस में। यू विल लर्न मोर अबाउट अकबर वाइज पॉलिसीज लेटर इन द चैप्टर। अकबर की पॉलिसीज़ को इसी चैप्टर में लास्ट में अभी हम और पढ़ेंगे।
तो डिप्लोमेसी की बात करें तो कहीं पर इन्होंने कॉन्क्वेस्ट की, कहीं पर मैरिज अलायंस बनाए, राजपूतों को जीत लिया अपनी क्लेवरली बिहेवियर के साथ और थ्रू मैरिज अलायंस। अकबर की डेथ होती है 1605 में। ही वॉज बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा। आगरा के पास में सिकंदरा है, वहाँ पर इन्हें बरी किया गया है। कब? 1605 में इनकी डेथ होती है। अब आएंगे भाई अकबर के बाद कौन आएंगे? जहांगीर। फिर से देखें, पहले थे बाबर जिन्होंने फाउंड किया मुगल डायनेस्टी को इंडिया में, फिर आए हुमायूं, हुमायूं के बाद आए अकबर और अकबर के बाद अब आ रहे हैं जहांगीर। जहांगीर 1605 टू 1627। 1605 में जहांगीर ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। कब तो रूल किया? 1627 तक। आफ्टर अकबर, अकबर के बाद इनका जो बेटा था सलीम, उसे थ्रोन मिला आज नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्या नाम था पूरा उसका? नूरुद्दीन मोहम्मद, सॉरी नसरुद्दीन बोल रही हूँ, नूरुद्दीन मोहम्मद। फिर से I was wrong here. What I said, Nasruddin. It is not Nasruddin. It is नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अकबर के बेटे जिसका नाम था सलीम, उन्हें थ्रोन मिला। कैसे? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसे बोला गया कंकरर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर's throne was contested by his son खुर्रम। अकबर के बाद थ्रोन मिला उनके बेटे सलीम को एज नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसका मतलब होता है कंकरर ऑफ वर्ल्ड। अकबर की तरह ही जहांगीर ने भी रिलीजियस टॉलरेंस जो की अपने लोगों में। उसने भी जो अकबर की पॉलिसी थी राजपूत चीफ को मैरिज अलायंस के थ्रू जीतने की, ये कंटिन्यू रखी। राजपूत रूलर्स को हाई ऑफिसेस दे दिए। पर इसकी टाइम में सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई रिलीजियस टॉलरेंस की, कि जो सिख लीडर थे गुरु अर्जुन देव या अर्जुन देव, इनको जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया क्योंकि उसने प्रिंस खुसरो को सपोर्ट कर दिया था। प्रिंस खुसरो को सपोर्ट किया अर्जुन देव ने, इसलिए जहांगीर ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिख एंड मुगल्स, और यहीं से सिख और मुगल के कॉन्फ्लिक्ट की कहानी शुरू होती है। दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिख एंड मुगल्स। एक और सेटबैक मिला कि कांधार भी चला गया इनके हाथों से टू द पर्शियंस। पर्शियंस ने कांधार जीत लिया। एज अ रिजल्ट मुगल लॉस्ट कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो ट्रेड रूट थे जिन पे अकबर ने कंट्रोल कर लिया था, अब वो मुगल्स के पास नहीं, मतलब जहांगीर के पास नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये अब पर्शियंस ने अपने हाथों में ले लिया है। तो अफगानिस्तान के थ्रू जो ट्रेड होता था वो ट्रेड नहीं होगा। पर्शियन, सेंट्रल एशिया, इनके थ्रू जो ट्रेड रूट जाते थे वो अब मुगल्स के कंट्रोल में नहीं है। कांधार जैसे ही हमारे हाथों से गया, इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेजन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से होने लग जाएंगे। क्यों होने लग जाएंगे? क्योंकि अब हमारी बाउंड्रीज फ्री हैं। यहाँ से इंडिया का रूल स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा कंट्रोल ख़त्म हो गया। पहले यहाँ पर हमारा कंट्रोल था, अब नहीं तो अफगानिस्तान, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, इनके थ्रू ट्रेड भी बंद हो जाएगा, प्लस हमारी टेरिटरी भी लॉस हो गई। तो अब यहाँ से फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेड करने इंडिया आ जाएंगे। अहमदनगर हैड फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम मुगल कंट्रोल। अहमदनगर ने अपने आप को फ्री करा लिया। इसको भी जीता अकबर ने था। जहांगीर ने अहमदनगर को सब्जिग्यूट किया और ये एक सोर्स रहा थ्रू आउट हिज लाइफ फॉर ट्रबल। मतलब अहमदनगर ने कभी भी आराम से नहीं बैठने दिया जहांगीर को। जहांगीर ने ट्रेडिंग राइट दे दिए थे बेटा पोर्तुगीज़ को और उसके बाद इंग्लिश को भी। तो ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप क्लास 8 में पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री, उसकी जड़ें यहीं से हैं। ये जो जहांगीर थे, इन्होंने ही अलाउ किया था पोर्तुगीज़ को और बाद में इंग्लिश कंपनीज़ को भी कि आप यहाँ इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हो। थॉमस रो एन एनवॉय ऑफ किंग जेम्स वन। किंग जेम्स वन के एनवॉय थे थॉमस रो। उन्होंने जहांगीर के कोर्ट को विज़िट किया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट छोड़ा है अपनी लाइफ का मुगल कोर्ट का। किसने? थॉमस रे। थॉमस रे किसके टाइम में आए इंडिया? जहांगीर के टाइम में आए। किसने भेजा था वहाँ? इंग्लैंड में कौन किंग थे उस टाइम? किंग जेम्स वन।
जहांगीर की जो वाइफ थी महरुनिसा, उसे नूरजहाँ भी बोला जाता है। जहांगीर की वाइफ का नाम था महरुनिसा, उसे नूरजहाँ भी बोला जाता है। वो कोर्ट में बहुत पावरफुल थी। वो जहांगीर को बहुत सारे कोर्ट अफेयर्स में एडवाइस भी करती थी। अब हम पढ़ेंगे शाहजहाँ को। शाहजहाँ, आफ्टर अ ब्रीफ स्ट्रगल फॉर पावर, प्रिंस खुर्रम असेंडेड द थ्रोन एट आगरा। इनको भी पावर मिलने में कुछ पावर थ्रोन के लिए स्ट्रगल हुआ। फिर फाइनली प्रिंस खुर्रम को मतलब शाहजहाँ को ताज मिल गया। कब मिला? 1628 में। किंग ऑफ द वर्ल्ड एज शाहजहाँ, किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहाँ ने सप्रेस किया बच्चा, जितने भी रिबेलियन आसपास हो रहे थे सबको सप्रेस किया। हाउएवर ही फेल्ड टू रिकवर कांधार फ्रॉम पर्शियंस, पर कांधार को ये वापस नहीं ले पाए पर्शियंस से, पर आसपास का जितना भी एरिया था उसको तो कंट्रोल कर लिया। तो कांधार को जीता था अकबर ने। किसके टाइम में लॉस किया? जहांगीर के टाइम में लॉस किया। शाहजहाँ ने ट्राई किया पर उन्हें भी वापस नहीं मिला। शाहजहाँ ने अहमदनगर जीत लिया। बीजापुर गोलकोंडा ने एक्सेप्ट कर लिया। चाहिए शाहजहाँ के अकाउंट में जाएंगे प्लस में कि अहमदनगर जो प्रॉब्लमेटिक एरिया बना हुआ था जहांगीर के लिए वो जीत लिया शाहजहाँ ने। बीजापुर गोलकोंडा ने ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली शाहजहाँ की। ओकेजनल कॉन्फ्लिक्ट वो होते रहे मुगल्स और डेक्कन किंगडम में। कई बार लड़ाइयाँ तो छोटी मोटी होती रहती थी पहले राजाओं के बीच में, तो वो होती रही। कुछ मराठा वॉरियर्स जैसे कि शाहजी भोसले, इन्होंने डेक्कन किंगडम में मराठास को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी कि भाई हम मराठा एम्पायर बनेगा, हमें मुगल से फाइट करनी है। तो डेक्कन में शाहजी भोसले ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे किसको? मराठास को, कि हमें फाइट करना है मुगल्स के अगेंस्ट में। तो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया बच्चा मुगल्स का और डेक्कन का। और ये फिर बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। 1657 में शाहजहाँ बीमार हो गए और सक्सेशन के लिए वॉर फिर चालू हो गया उनके बेटों में, दारा, सूजा, औरंगजेब, मुराद। हमारे यहाँ पे क्या है बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा उससे क्या मिल जाएगा? ताज मिल जाएगा, प्रीमोजेनिचर। पर ये इन लोगों में नहीं था। इनमें सबसे जो डिजर्विंग कैंडिडेट था उसको मिलना चाहिए था, ऐसा था। इन लोगों ने ऐसे डिसाइड किया था। तो बेटा हर व्यक्ति सोचता है मैं डिजर्विंग हूँ, हर व्यक्ति सोचता है मैं डिजर्विंग हूँ। तो इनके बच्चों में भी लड़ाइयाँ होना चालू हो गई। शाहजहाँ के बेटे दारा, सूजा, औरंगजेब, मुराद। दारा, सूजा, औरंगजेब, मुराद चारों लड़ रहे हैं। किसके लिए? ताज के लिए। नेक्स्ट कौन बनेगा एम्परर? औरंगजेब। तो मतलब औरंगजेब जीत गए होंगे वॉर ऑफ सक्सेशन। औरंगजेब इम्प्रेशन शाहजहाँ इन आगरा फोर्ट एंड असेंडेड द थ्रोन। खुद ही अपने पापा को जेल में भेज के थ्रोन लेने का काम किया औरंगजेब ने। कब? 1658 में। उसने आलमगिरी का टाइटल लिया। आलमगिरी मतलब आलमगिर, गिरी नहीं आलमगिर। आलमगिर का मतलब होता है कंकरर ऑफ द वर्ल्ड। ही टुक द टाइटल ऑफ आलमगिर। आलमगिर मीन्स कंकर ऑफ द वर्ल्ड। By 1660 he got his brother दारा एंड मुराद killed। उसने अपने 2 साल बाद ही 1660 में पहले तो अपने पापा को जेल में गिरफ्तार किया, खुद ने थ्रोन ले लिया। आगरा के फोर्ट में गिरफ्तार कराया था, मतलब जेल में नहीं भेजा, किले में ही बंद करके रख दिया है ना, नॉट इन अ जेल। किला आगरा का जो फोर्ट था वहाँ अपने पापा को गिरफ्तार किया। उसके बाद में कब किया ये? 1658 में। 1660 में अपने दोनों भाई दारा और मुराद को मरवा दिया। सूजा who was driven out of India, औरंगजेब जनरल died soon after। बाद में सूजा की भी डेथ हो गई। और अंडर औरंगजेब द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट। तो औरंगजेब का जब टाइम था, जब इंडिया में औरंगजेब रूल कर रहे थे, तब टेरिटोरियल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किसका? इंडिया का। बट ऑल्सो फेस मेनी प्रॉब्लम्स। अब जितनी बड़ी टेरिटरी होगी बेटा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। औरंगजेब ने टैक्स बढ़ा दिए। किसके ऊपर? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। और मंदिरों के टेंपल को परमिट कर दिया। मंदिरों के टेंपल को नहीं, टेंपल्स के डिस्ट्रक्शन को परमिट कर दिया। मतलब बीइंग अ मुस्लिम आप मंदिरों को तोड़ सकते हो, ऐसी परमिशन औरंगजेब ने दे दी। ठीक है।
औरंगज़ेब ने जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, फिर मंदिरों को डिस्ट्रक्ट करने की परमिशन भी दे दी एंड परमिटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। ही ऑल्सो हैड अ सिख लीडर, गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड, उसने गुरु तेग बहादुर को भी एग्जीक्यूट करवाया। मेजर्स लाइक दिस एंगर्ड हिज सब्जेक्ट, और जब ये काम कर रहा था तेग बहादुर को मरवाना हो, मंदिरों को तोड़वाना हो, तो लोग इससे बहुत गुस्सा हुए। औरंगज़ेब ने बहुत सारे रिवोल्ट देखे, बुंदेला, सिख, जाट, सतनामी सब इसके खिलाफ हो गए। इसने राजपूतों को भी गुस्से में ला दिया, उनकी लॉयल्टी भी इससे हट गई। अब मतलब चारों तरफ ये दुश्मन पैदा कर रहा है। कौन कौन है इसके दुश्मन? बुंदेला, सिख, जाट, सतनामी। सिख्स क्यों बन गए भैया? गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करवाया। हिंदू के मंदिर तोड़ा रहा है तो बुंदेला, जाट, सतनामीज। राजपूत से भी इसकी लॉयल्टी कम हो गई, इंटरनल पॉलिटिक्स चलने लग गई। औरंगजेब ने जो नॉर्थ ईस्ट में एक्सपांशन किया था, उससे जो अहोम्स थे, कामरूप असम के, उन्होंने भी वॉर छेड़ दिया। औरंगजेब एक्सपांशन इन नॉर्थ ईस्ट रिजल्टेड इन वॉर। जो इसने नॉर्थ ईस्ट में एक्सपांशन किया उससे भी वॉर मिला उसे। किससे मिला? अहोम, कामरूप असम के। इससे बहुत सारे मुगल सोल्जर्स की डेथ हो गई। इन द ईस्ट द मुगल ऑक्यूपाइड चिट्टगोंग, चिट्टगोंग ऑक्यूपाई कर लिया मुगल्स ने। किसको हरा कर बच्चा? अराकान किंगडम ऑफ म्यांमार। अराकान किंगडम थी म्यांमार की, उसको हरा के चिट्टगोंग को ऑक्यूपाई कर लिया। इससे जो बे ऑफ बंगाल थी ज़्यादा सिक्योर हो गई, और पोर्तुगीज पायरेट्स हु इंजॉयड अराकानीज प्रोटेक्शन, उससे भी हमें क्या मिल गई? सिक्योरिटी मिल गई। पोर्तुगीज पायरेट्स उस टाइम बहुत ज़्यादा लूटपाट का काम करते थे, तो इसका सोल्यूशन मिल गया जब हमने अराकान से चिट्टागोंग जीत लिया, हमारी बंगाल, बे ऑफ बंगाल को ज़्यादा सिक्योर बना लिया। क्योंकि ये जो पोर्तुगीज पायरेट्स थे इनको अराकानीज प्रोटेक्शन मिली हुई थी, हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाते थे, पर जैसे चिट्टागोंग हमारे पास आया हमने हमारी बाउंड्रीज को सेव किया। इन द डेक्कन द मराठा अंडर शाहजी भोसले सन शिवाजी। हाँ, अब हम शिवाजी पे आएंगे। डेक्कन में अब शाहजी भोसले के बेटे के हाथ में पावर थी, शिवाजी के हाथ में। हेड फॉर्म देयर ओन स्टेट, उसने अपना खुद का स्टेट बनाया। शिवाजी ने एक बार औरंगजेब के कोर्ट को विजिट भी किया, पर औरंगजेब ने वहाँ पर उनकी बेइज्जती की, उन्हें ह्यूमिलिएट किया। इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और डेक्कन वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने सूरत को प्लंडर किया 1674 में। किसने? शिवाजी ने। और खुद को छत्रपति एम्परर बताया। किसका? न्यू मराठा स्टेट का। शिवाजी औरंगजेब के कोर्ट में गए, पर वहाँ उन्हें बेइज्जती मिली। इससे गुस्सा होकर वो वापस आए। उन्होंने सूरत को प्लंडर किया 1674 में, और खुद को छत्रपति मतलब एम्परर बता दिया। किसका? न्यू मराठा स्टेट का। बहुत सारे वॉर हुए मुगल्स और मराठास के बीच में डेक्कन में, अंटिल शिवाजी डाइड इन 1680, और 1680 में फिर हमारे शिवाजी की हो गई डेथ। स्टूडेंट इसके बाद चलो अच्छा एक पैराग्राफ और करते हैं। औरंगजेब यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। जब औरंगजेब से वॉर हो रहे थे तो राजपूत एंड हिज सन अकबर जॉइंड द फोर्सेस ऑफ राजपूत। हाँ, तो जब औरंगजेब का जो बेटा था जिसका नाम वापस से उसने क्या ही रखा था? अकबर रखा था। तो ड्यूरिंग औरंगजेब वॉर अगेंस्ट राजपूत, जब औरंगजेब राजपूत से लड़ रहे थे तो ये अकबर ने किसको ज्वाइन कर लिया था बेटा? राजपूत को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब राजपूत को ज्वाइन तो कर लिया, पर वो औरंगजेब के एंगर को फेस नहीं करना चाहता था, तो वो कहाँ चला गया? डेक्कन। अब जब वो डेक्कन गया तो उसने जो शिवाजी के बेटे थे, शाहजी के बेटे शिवाजी और शिवाजी के बेटे संभाजी, संभाजी के साथ अलायंस बनाया। तो औरंगजेब डेक्कन तक आया किसको पकड़ने के लिए? अकबर को पकड़ने के लिए। 1681 में खुद औरंगजेब कहाँ तक पहुँचे? डेक्कन तक। किसको पकड़ने के लिए? अकबर को पकड़ने के लिए। पर अकबर जब तक पर्शिया पहुँच चुका था, टिल 1685 ही ट्राइड टू कैप्चर अकबर। वो अकबर को कैप्चर करने के लिए ट्राई करते रहे, पर अल्टीमेटली अकबर कहाँ पहुँच चुका था? पर्शिया पहुँच चुका था। मतलब ये बाप बेटे आपस में भी लड़ते ही रहते थे। तो क्या ये पैराग्राफ समझ में आया बेटा? जब औरंगजेब राजपूत से लड़ रहे थे तो औरंगजेब के बेटे ने औरंगजेब को सपोर्ट ना करके किसको सपोर्ट किया? राजपूत को सपोर्ट किया। अब अकबर को पता था कि पापा गुस्सा तो करेंगे भाई बाद में, तो उन्होंने किसके साथ?
शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ अलायंस बनाया, डेक्कन आ गए। फिर जब अकबर डेक्कन आने लगे तो नहीं, अकबर नहीं, औरंगज़ेब डेक्कन आए अकबर को पकड़ने के लिए। तो अकबर पर्शिया पहुंच चुके थे, पहुंच बहुत दूर औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब डेक्कन में रहे 1707 तक। इस पीरियड में उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा को फिर से कनकर किया। ही कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड संभाजी, संभाजी को कैप्चर किया, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया 1689 में। औरंगज़ेब कब तक रहे बेटा डेक्कन में? 1707 तक रहे। उन्होंने इस बीच में बीजापुर जीता, गोलकोंडा जीता, संभाजी को मारा। संभाजी का जो छोटा बच्चा था साहू, उसको जेल में डाल दिया। औरंगज़ेब हाउएवर कुड नॉट कम्प्लीटली क्रश द मराठास, पर कम्प्लीटली मराठा एम्पायर को क्रश नहीं कर पाए। ड्यूरिंग औरंगज़ेब की रीन में ट्रेड यूरोपियंस के साथ बहुत फ्लोरिश हुआ। इंग्लिश ने ट्रेड सेंटर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, बॉम्बे, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता में। फ्रेंच ने भी ट्रेड सेंटर बनाए, मेन ट्रेड सेंटर पौंडीचेरी, पुदुचेरी में। औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में, और फिर यहाँ से एक अलग वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद वाला पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में, ठीक है। So I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.